धन्यवाद संचालक महोदय, आदरणीय मंच और इस सभागार में उपस्थित हमारे अधिवक्ता बंधुओं, साथियों, ये पहले चूंकि मैं भाई हमारे पूर्व अध्यक्ष दीवानी बार एसोसिएशन सुबेदार यादव जी आए हैं, तो हम स्वागत करते हैं और उनसे हम मंच पे आसन लेने के लिए निवेदन करते हैं। साथियों, पहले ये बताना जरूरी है, जिस संगठन के तत्वावधान में ये विचार गोष्ठी रखी गई है उसके बारे में कम से कम हम लोग परिचित तो हो लें। ऊपर लिखा गया था इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो साथियों, वैचारिक इस समय वैचारिक मतलब क्या हमेशा वैचारिक द्वंद्व रहा है। आज भी दो विचारधाराएं इस देश में चल रही हैं और एक विचारधारा जो रूलिंग पोजीशन में है वो विषमतावादी विचारधारा है। उसको काउंटर करने के लिए समतावादी विचारधारा जो हमारे महापुरुषों ने इस देश में स्थापित किया था, गौतम बुद्ध से लेकर के संत कबीर तक, ये समतावादी विचारधारा है। और कोई आदमी, कोई संगठन शासन नहीं करता है, विचारधारा शासन करती है। तो विचारधारा के ऊपर आप तलवार चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे, गोली चलाएंगे, विचारधारा कटने वाली नहीं है। विचारधारा को काटने के लिए, विचारधारा को काउंटर करने के लिए एक विचारधारा ही कारगर हथियार बन सकती है। तो जो विषमतामूलक विचारधारा है उसको किसे काउंटर किया जाएगा? समतामूलक से। उसके लिए ये संगठन जो है, अब आपसे खुलता बता देना चाहता हूं, बाम सेफ जो है, जो कांसीराम साहब ने 1978 में बनाया था, इसने जो लक्ष्य तय किया था, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन। और परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन हमारी आवश्यकता है और परिवर्तन कैसे होगा ये हमारी समस्या है। तो साथियों, तय किया गया था कि सामाजिक जागृति करके इस बिखरे हुए समाज को वैचारिक रूप पर इकट्ठा करना, इसके लिए वो संगठन बना था। अकेले वो संगठन जो सरकारी कर्मचारियों का है, उन्हें आंदोलन कर सकता है और न कोई ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम कर सकता है, उसके ऊपर तमाम रूल रेगुलेशन लागू है। तो साथियों, हर क्षेत्र में समाज के हर क्षेत्र में, जैसे विद्यार्थी क्षेत्र में संगठन, महिलाओं के लिए संगठन, डॉक्टर के लिए संगठन, इंजीनियर के लिए संगठन, उसी तरह से अधिवक्ताओं के लिए इंडियन लीगल प्रोफेशनल, इसमें सिर्फ वकील ही नहीं आएंगे, जो भी कानून से संबंधित व्यवसाय करते हैं, जीविका यापन करते हैं, मुहर्रिर भी है, उसमें कर्मचारी भी है, ये सारे लोग इसके सदस्य बन सकते हैं। और ये पूरे भारत में यह जो है संगठन काम कर रहा है। आज ये जो मनाया जा रहा है बैरिस्टर डे, वो पूरे भारत में है मनाया जा रहा है, चाहे कम चाहे ज्यादा। तो साथियों, मकसद क्या है? कोई भी संगठन होगा तो उसका उद्देश्य होता है। पहले उद्देश्य आता है तब संगठन बनता है। उद्देश्य क्या है? सामाजिक जागृति। और अधिवक्ता इस समाज का सबसे जागृत बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है। तो इनके अंदर ज्ञान है, टैलेंट है, तो उनको समाज के लिए कैसे प्रयोग किया जाए, इसके लिए ये जागृति का कार्यक्रम रखा गया है। साथियों, बाबा साहब जब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी करके आए थे तो उन्हें प्रोफेसर की नौकरी मिली थी कॉमर्स कॉलेज में, अर्थशास्त्र से।
तो उन्होंने देखा कि हमारा समाज इतना नीचे, उनको चिंता थी कि हमारा समाज इतना नीचे है, इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। तो एक उन्होंने तय किया, ये अधिवक्ता ही ऐसा समाज है जो अपनी साथ साथ अपनी रोजी रोटी के साथ साथ अपने समाज की भी लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और M.N. बॉथे से 700 रुपया उस समय कर्ज लेकर के पुनः गए लंदन और उन्होंने बैरिस्टर के लिए डिग्री हासिल किया। और जब आए तो वह पहला दिन था, आज का दिन 1923 में 29 जनवरी को उन्होंने अपनी अधिवक्ता के रूप में पहली प्रैक्टिस जो है शुरू किया था। और उनके इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना तय था कि उन्होंने तय किया था कि मैं अपने रोजी रोटी के साथ साथ इस समाज की लड़ाई लड़ूंगा, और तय किया था अपना उद्देश्य। एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने आजमगढ़ जिले का बता रहा हूं। बाबू बागेश्वर जी इसी बार के वो भी सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। बाबू बागेश्वर ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझा और अपनी वकालत के दौरान छुट्टी जो होती थी संडे की, उस समय लोग साइकिल लेकर के जयकरण मुख्तार ये और कुछ और लोग से इन्होंने अपने समाज में जाके जगाया। कहा कि एक धोती में टुकड़ा करके एक पहनो एक ओढ़ो, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ। पियरी नथिया पे शादी करो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। और जो चेतना आजमगढ़ में फैली है वो उन लोगों की वजह से। तो साथियों, ये अधिवक्ता की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम समाज से सीधे जुटे हुए हैं। और जब हम बोलते हैं तो वो समाज समझता है कि नहीं ये कि ज्ञानी आदमी बोल रहा है, तो उनके लिए जो है हमारा दायित्व बढ़ता है कि हम उनको बतावें। अब हम क्या बतावें, हम लोग करते क्या हैं। देखिए साहब, सही बात है, मैं हैंडबिल दे रहा था, एक अधिवक्ता है, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, क्या हमको अम्बेडकर से क्या मतलब है, बैकवर्ड, हमको अम्बेडकर से क्या लेना देना है। तो उन्हीं के बिस्तरे उन्हीं का मुवक्किल बैठा हुआ था, उसने कहा वकील साहब आपको अम्बेडकर से नहीं लेना देना है, लेकिन उनके संविधान से तो लेना देना है। मैंने नहीं जवाब दिया, मैं जवाब देता थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन उसने कहा वकील साहब आप संविधान जिससे आप वकील बने हैं उससे तो आपको लेना देना है। तो हमारे अधिवक्ता समाज में जाके ये पोजीशन है कि हम क्यों वकील यहाँ हैं, कैसे वकील हैं। आज से बार जो है, बार जिसको कहता है, जिसमें हमारे लिए अलग से गिलास रखी जाती थी, हमको दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। इसी जागृति की वजह से आज हम बार के पदाधिकारी बने बैठे हुए। आज हाल मिला है इसलिए नहीं मिला है, उसके पीछे भी एक कारण है। साथियों, एक बार सेमिनार कराए थे हम यहाँ पे पूर्वांचल का अधिवक्ताओं का। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो सीनियर लॉयर हैं और जो रिटायर्ड जज हैं, आज भी देखिए रिटायर्ड जज साहब नहीं आए हैं। रिटायर्ड जज थे आपके जौनपुर वाले सखाराम यादव थे, मैंने दोनों लोगों को आमंत्रित किया, कहा साहब मैं आपको हवाई जहाज का किराया देता हूं, आप आइए। मैंने कहा विषय हमने रखा है न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व, मूल निवासी प्रतिनिधित्वहीन, और कैसे इनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। अरे यार तुमने ऐसा विषय रख दिया कि इसमें क्या हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग, क्योंकि लोग जानते हैं सत्ता पक्ष में जाने वाले व्यक्तिगत, आप पहुंच गए पर्सन इन अथॉरिटी पे, तो आप समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं। अरे भाई, बाप दादा पहले क्या है ना, पहले समाज का भला, परिवार का भला, फिर अपना भला। तो साथियों, यही दिक्कत है कि हम लोग उल्टा सोचते हैं, अपना भला। मौत 3 प्रकार की होती है। एक भौतिक मृत्यु होती है जिस दिन मर जाता है आदमी, एक जिस दिन समाज में एक समझिए कि बहुत जिंदा रहते मृत्यु होती है, आदमी जीवित मर जाता है। और एक मरता नहीं है, जब उसका समाज मरता है तब मरता है।
तो जो समाज के लिए सोचता है करता है, वह मरने के बाद भी जिंदा रहता है। जो अपने परिवार के लिए सोचता करता है, वह उस दिन मरता है जिस दिन उसकी भौतिक मृत्यु हो जाती है। और जो अपने जीवन काल में सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए नहीं सोचता है, ना सब कह याद भैया उनके छोड़ा जाए तो मर गया, अपने खाली अपने भर के, अपने मियाँ भी भर के हम, तो वो उनकी जिंदा रहते मौत हो जाती है। हमारे समाज में सचमुच ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ही लिए काम करते हैं, न तो उन्हें परिवार के लिए सोचते हैं। बहुत सोचा तो परिवार के लिए सोचा, समाज के लिए नहीं सोचते। यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर समाज के लिए न सोचते तो क्या हम होते? हाँ। तो साथियों, ये हमारी जिम्मेदारी क्या है? अधिवक्ताओं की सामाजिक जिम्मेदारी के बगैर समतामूलक समाज का निर्माण नहीं हो सकता। साथियों, एक तो थोड़ा सा टेक्निकल भाषा है, हम लोगों को लगता है समरसता, सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन, ये 3 शब्द हैं। ये लगता है कि बहुत अच्छा है, सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन। अब इसको एक उदाहरण से समझा जाए। एक रास्ता जा रहा है, उस पे कटीली झाड़ी की डाल लगी हुई है, तो सामाजिक समरसता क्या कहती है? आप झाड़ी को उठाओ और नीचे से निकल जाओ, झाड़ी बची रहे, आप निकल जाओ। सामाजिक न्याय क्या कहता है? उस झाड़ी को, जो कटीली झाड़ी रास्ते पे है, उसको काट दो और निकल जाओ। और सामाजिक परिवर्तन क्या कहता है? उस कटीली झाड़ी को जड़ से ही मिटा दो, तब जाकर के तुम्हारा रास्ता आने वाली पीढ़ी फिर उसके सामने काटा आएगा। तो हमारा जो संगठन है, ये संगठन है ILP है, इस बात का सपोर्टर है कि इसमें व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। व्यवस्था में न्याय, व्यवस्था में सुधार से हमारा समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। क्योंकि समस्या हमारी है तो हमें ही इसको जो है, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसमें जागृत वर्ग, जो जागृत समाज वर्ग है, वही इसमें हमको जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि अधिवक्ता, इसके पास टैलेंट है, इसके पास टाइम भी है और इसके पास ट्रेजरी भी है। 3 चीज चाहिए किसी भी आंदोलन को चलाने के: टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। तन, मन, धन जिसे कहा जाता है। हमारे अधिवक्ता बंधु के पास समय भी अपने समाज में जाने के लिए पूरा समय है। जाए तो थोड़ा सा खाली पैसे से ही ना करके समाज के बारे में चिंतन करें। और हम लोग थोड़ा सा दिक्कत इस बात की है कि चिंतन किस दिशा में करना चाहिए। अभी हमारे भाई लोग बोल रहे थे। देखिए साथियों, इस समाज पे नियंत्रण जो है ऐसे होता है: धर्म व्यवस्था, समाज व्यवस्था और राज व्यवस्था। पहले क्या हुआ करता था? राजा होता था जो धर्म के अनुसार राजपाट चलाता था, तो सत्ता पे नियंत्रण जो है धर्म का होता था, उसके माध्यम से समाज पे होता था। जब इस देश में डेमोक्रेसी लागू हुई, राजतंत्र खत्म हुआ, अंग्रेज जब आए तो समाज का नियंत्रण डाल दिया सत्ता पे। जैसे आज मानते हैं समाज का नियंत्रण सत्ता पे हो गया, और जब समाज का नियंत्रण सत्ता पे हो गया तो समाज उसके नियंत्रण में हो गया। अब जो है वो यह बिल्कुल जो है समाज जो चाहता है वो अपने अनुसार सत्ता बनाता है। तो धर्म के माध्यम से जो शासन करते थे उनके लिए परेशानी खड़ी हुई। इन लोगों ने धर्म का नियंत्रण समाज पे कर दिया। आज जो स्थिति है, जो धर्म का जो कंट्रोल है, उसने समाज को कंट्रोल कर दिया धर्म के माध्यम से, और तब सत्ता पे कंट्रोल कर लिया। तो स्थिति हो गई कि अपरोक्ष रूप से धर्म का नियंत्रण सत्ता पे हो गया है। तो साथियों, हमारे लिए समस्या है कि हम धर्म पे जब बोलते हैं तो हमारा भाई कहीं न कहीं धार्मिक है, हमारा ही भाई धार्मिक है। जब हम बोलते हैं तो हमारे ही खिलाफ हो जाता है। तो एक बात है, बता दूं, जो हमारा जो यहाँ का शासक वर्ग है वो धार्मिक रूप से, जो उसके 3 गेट हैं, उस किले में 3 गेट हैं। एक धर्म का गेट है,
एक समाज का गेट है, एक राज का गेट है। तो आप धर्म पे टकराएंगे आप तो गेट मजबूत है, आप कमजोर है, टूट जाएंगे। अब बचा समाज और राज व्यवस्था। तो जो लोकतंत्र में जिनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए वो शासक होना चाहिए, तो राज व्यवस्था तो हमारी होनी चाहिए। तो ये गेट उनका कमजोर है, इस पे अटैक किया जाए, राज व्यवस्था। और दूसरा समाज व्यवस्था। समाज में हम बहुसंख्यक हैं, सबसे ज्यादा हम श्रमिक हैं, हमसे ज्यादा उत्पादन सबसे ज्यादा उत्पादन हम करते हैं, वो तो परभोगी हैं। तो समाज पे नियंत्रण उनका हो गया है, हमारा समाज पे नियंत्रण हो गया। हम साबित कर रहे हैं कि हम जो 85% लोग हैं वो एक वंश के हैं, मूल निवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। तो समाज व्यवस्था पर नियंत्रण होगा तो राज्य व्यवस्था पर नियंत्रण हो जाएगा, तो धर्म व्यवस्था हम परिवर्तन कर लेंगे। क्योंकि हम कह देंगे कि अब जो जाएगा बाबा धाम उसकी हम सुरक्षा नहीं करेंगे, फूल नहीं बरसाएंगे, 90% अपने आप घट जाएंगे। कहने का मतलब है कि राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था पर चर्चा कीजिए कि हमारी 85% आबादी है, हम गुलाम क्यों हैं। सत्ता हमारी होनी चाहिए, लेकिन हम जो है हम सारे सोर्स के उत्पादक हैं। कैसे नीच किस बात के लिए हुए, समाज व्यवस्था में समझाइए। और धर्म व्यवस्था में समझाने जाएंगे तो आपको जो उनके आपके खिलाफ हो जाएगा, आपकी बात सुनेगा नहीं। हम लोग जाते हैं, देखते हैं कभी कभी तो देवी देवता की फोटो टंगी हुई है, तो हमारे लोग जो ज्यादा वर्कर ऐसे हैं बेचारे जो नहीं जानते हैं इस बात को, वो लगते हैं उन देवी देवता की आलोचना करना, उन्हीं का ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो वो कहता है ठीक, अपनी बीबी को ऑर्डर दिया रहता है कि आ गए मेहमान, तो बिस्कुट भिजवा देता है, पानी करा के अच्छा चाय मत बनाना। देखते हैं साला फिर अगली बार आवे ना। तो हमारे लोग जो चर्चा करते हैं ना, जहां नहीं चर्चा करनी चाहिए वहां चर्चा करते हैं, धर्म पे चर्चा नहीं, समाज पे। और तो सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन हमारी जरूरत है। और सामाजिक चेतना की वजह से एक मिनट समझ लूंगा। जब तय किया था बाम साहब ने तो 1984 में कांसीराम साहब ने पार्टी बनाया था, उसमें तय किया था कि हम पूरे देश में भौगोलिक नेटवर्किंग कर लेंगे और सामाजिक नेटवर्किंग कर लेंगे, तब राजनीति में आएंगे। वो तय था 1999 का, वो समय था। उस समय तक सिर्फ 13 प्रांतों में और 200 जिलों में जो है ये संगठन काम कर रहा था। कांसीराम साहब ने पार्टी बना ली और संगठन का जो सामाजिक जागृति का कार्यक्रम था उसको छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ, कहा उन्होंने देखो तुम गलत कर रहे हो कांसीराम साहब नहीं मानेगा, नहीं बहुत लेट हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ, ये प्री मेच्योर डिलीवरी हुई। 7वां साल लड़का जो निकल चला, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, 7 महीने में पैदा करा दिया, जच्चा बच्चा दोनों को खतरा हो गया खतरा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो सामाजिक जागृति अधूरी थी। बाबा साहब ने कहा सामाजिक जागृति के बिना राजनीतिक जागृति अधूरी है। तो हमारे लोगों के अंदर जो बता रहे कि अभी कम संख्या है, राजनीतिक जागृति है ज्यादा। अरे तो हरे संगठन में किए जाए भैया, वहां तो बोला हमारी पार्टियां से हमको बेदखल कर दी है। डर है बीएसपी वालों को, सपा वालों को, जो हमारे मूल निवासी हैं जिसमें काम करते हैं, उनको डर है कि संगठन में जाऊंगा, लेक्चर सुन लूंगा तो मुझको पार्टी वाले निकाल देंगे। तो राजनीतिक जागृति तो आई, लेकिन सामाजिक जागृति नहीं थी। उसका नतीजा हुआ आज हम गुलाम हैं, मांगने वाले हैं। 85% के लोग मांगने वाले हैं, जिनको जो देने लायक होता वो मांग रहा है साथियों। तो साथियों हम अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है कि समाज को बतावें कि देखो पहला कि तुम एक हो। हम 6743 टुकड़े में बांटे हुए लोग बांटे गए हैं और हमारा मूल एक है। और हम जब सामाजिक रूप से जब चैतन्य होंगे तो फिर आज जो बाहर की स्थिति देख रहे हैं ना, पढ़े लिखे लोगों की बाहर यहाँ आजम हमारी दीवानी का समय वो है, ये जागृति है, तो यह परिणाम है। तो साथियों ये बात हमको समाज में जाके बताना है। हमारा समाज हमको देखता है और बहुत ही सम्मान दृष्टि से देखता है कि वकील साहब जो कहेंगे वो सही कहेंगे। तो हमें जा करके करना है। और जब तक चेतना वो सामाजिक जागृति नहीं होगी
तब तक सामाजिक शक्ति नहीं निर्माण होगी और तब तक संघर्ष नहीं होगा और तब तक परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन के लिए मुख्य चीज है हमें सामाजिक जागृति करना। मैंने इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद देता हूं और साथियों आगे हम अपेक्षा करते हैं कि हम जो है समाज में कुछ समय तय किया है संगठन ने, हफ्ते का एक दिन में 2 घंटा, एक दिन का 2 घंटा शाम का जो हम लोग बचता है कहीं गपशप मारते हैं तो समाज को जो है दें। और जो लोग सक्षम हैं कमाने लायक हैं वो अपनी तो बाबा साहब ने कहा 20वां हिस्सा दीजिए आप। हम कहते हैं नहीं, कम से कम हफ्ते में एक दिन का जो आपकी आमदनी बनती है वो नहीं हफ्ते में दे पा रहे हैं तो महीने की आमदनी दें, महीने का समय दें, एक दिन समाज में जाएं और इस बात को समझावें कि हमारे जो है बांटे गए लोग हैं, हमको लोगों ने बांटा है। और ये शासन सत्ता की बात है, ये धर्म की बात नहीं है, शासन सत्ता है, राजनीति व्यवस्था है। साथियों इन्हीं बातों के साथ अपनी बात हम समाप्त करते हैं। सारे लोगों को जय भीम, जय मुनिवासी।